नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। प्रदेश भर के तकनीकी शिक्षा संस्थान यानी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में अब से सभी छात्रों को विदेशी भाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी। इस बात को लेकर उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सभी तकनीकी संस्थानों में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा पढ़ाई जाएगी ताकि सभी छात्र यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों में भी रोजगार ले सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार और बेहतरीन आय का पैकेज मिले, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। ये मैंने पिछले साल इसको निर्णय लिया था कि हम फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश ये 3 भाषाओं को अपने तकनीकी संस्थानों में पढ़ाएंगे ताकि बच्चे इन भाषाओं का जब उनको ज्ञान होगा तो यूरोप में और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा लड़का मेहनती भी ज़्यादा है और इंटेलिजेंट भी ज़्यादा है। तो इन बच्चों की डिमांड बढ़ेगी तो हमारे बच्चों को बाहर रोजगार मिलेगा। तो केवल रोजगार के दृष्टि से कि रोजगार ज़्यादा मिले और अच्छा पैकेजेस मिले, इसके लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया। रामनगर कांग्रेस कार्यालय विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कार्यालय पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई है और शांतिपूर्ण विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आधी रात को पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसमें कांग्रेस ब्लॉक प्रमुख समेत कई घायल हुए। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, नंदौर विधायक काजी निजामुद्दीन और जसपुर विधायक आदेश चौहान सहित कई बड़े नेता रामनगर पहुंचे और मौके पर धरना प्रदर्शन किया। देखिए, लगातार बीजेपी ऐसे उदाहरण पेश करे जिससे आगे का माहौल खराब हो। महिला अपराध और इत्यादि तो आप लोग दिखाते रहते हो। ये नया प्रकरण है कि कांग्रेस के दफ्तर पे कब्जा कराया गया, पुलिस की देखरेख में कब्जा हुआ और उत्तराखंड के लोग तो लाठियां खा रहे हैं। अब ये सल्ट के प्रमुख जी विक्रम रावत जी को काफी चोट आई है, एक हमारे साथी का सिर फटा है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें हैं जो पुलिस ने अभी लाठीचार्ज किया है और बिना किसी आदेश के लाठीचार्ज हुआ है। और ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये परंपरा डाली जा रही है कि यूपी से गुंडे बुला के अपराधियों को बुलाकर प्रॉपर्टीज में कब्जे कराया जा रहा है। और हालत यह, मैं समझ रहा था, मैंने पहले भी कहा, यहाँ आपको कोई महिला नहीं दिख रही होगी। 5 साढ़े 5 बजे के बाद हमारी जितनी भी कार्यकर्ता थी वो अपने घर चले गई हैं, लेकिन पहरेदारी में किसको लगाया? देखिए 2 बहनें खड़ी हैं। तो ये पुलिस के कप्तान की और पुलिस की नीयत को साफ जाहिर करता है। जहाँ महिला है ही नहीं वहां रक्षा में जो है महिला कांस्टेबल्स को खड़ा किया गया है एक सोची समझी रणनीति के तहत। और ये दर्शाता है कि किस तरीके से आपराधिक इस्तेमाल प्रशासन पुलिस का कर रहा है। सिविल का केस है, इसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, भाई जिसकी गाड़ी खड़ी थी उसको पकड़ के ले जाते, या 2 ही लोग तो होंगे गाड़ी में, लेकिन जिस तरीके से पूरे कार्यकर्ताओं की पिटाई करी गई है वो दिखाता है कि इसमें बड़े लोग सम्मिलित हैं। और जो इस प्रॉपर्टी को अपना बताता है उसके कैसे लोगों से संबंध है, किस तरीके का आदमी है, सारे जग जाहिर है, इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। पुलिस प्रशासन से जो जबरदस्ती कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा किया गया उसके विरोध में बैठे गए। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, सुबह से बैठे हुए थे। पर जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, निश्चित तौर पर यही लगा कि सुनियोजित तरीके से धरने को छितर-बितर करने के लिए, लोगों को वहाँ से भगाने के लिए जानबूझ करके किया गया। बिना देखे, बिना जो लोगों पर जो शांतिपूर्वक वहाँ खड़े थे उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया बेवजह, केवल और केवल इस मकसद से कि धरने में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को वहाँ से भगाया जा सके। मैं भी शांतिपूर्वक वहाँ खड़ा हुआ था और किसी दूसरे व्यक्ति ने, जो कि हम लोगों में से नहीं था, उसने वहाँ एक कार पार्क कर रखी थी, उसको हटाने की वजह से कुछ बहस हुई उन लोगों में और उस मौके को देखकर पुलिस ने सब पे लाठीचार्ज कर दिया बेवजह। और उसमें मुझे भी लगी और साथियों को भी बहुत चोट आई है। जयवंत रावत जी को बहुत सारी चोटें आई हैं, उनका हाथ में शायद फ्रैक्चर भी है और ऐसे और लोगों को भी चोटें आई हैं। और
मित्र पुलिस ने जो मित्रता का आज संदेश दिया है, उससे स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड मित्र पुलिस केवल एक स्लोगन है और असल में गुंडों की तरह प्लानिंग करके आम लोगों के ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज कर रहे हैं। हम लोग जो है कांग्रेस कार्यालय के जहाँ पर धरना प्रदर्शन वहाँ पर खड़े थे, इतने में एक कार आके रुकी और कार को जो है, कार सड़क पे थी, तो मेरा ये था कि ये जाम ना लगे, तो मैं जो है कार वाले से कहने गया था कि आप पार्किंग में खड़ी करो। मैं जैसे कहने जा रहा था, इतने में जो है कोतवाल अरुण सैनी और SI अनीस अहमद, 2 लोगों ने मेरे ऊपर भयंकर लाठीचार्ज किया और कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां उन्होंने मुझे लाठी से नहीं मारा। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कृत्य जो है स्वीकार नहीं है और जो है जो जिस भी आधार पे वो ये कार्रवाई करी है उन्होंने, ये सही नहीं है। राजधानी देहरादून में जाम की समस्या से आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जाम की समस्या को देखते हुए जाम से निपटने के लिए आने वाले 25 साल की चुनौतियों को देखते हुए एक प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिंदाल रिस्पाना एलिवेटेड रोड निर्माण ऐतिहासिक साबित होगा। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह विश ने कहा कि शहर को जाम से मुक्त करने के लिए सरकार अनेकों घोषणाएं कर चुकी है। स्मार्ट सिटी भी उसी दिशा में सरकार का एक वादा था। अब भविष्य की 25 साल की दीर्घकालिक योजनाओं पर सरकार काम कर रही है, लेकिन पिछला जो दीर्घकालिक योजना है उस पर सरकार क्यों नहीं बात कर रही है। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार कई घोषणाएं कर चुकी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर 1650 करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई किस नाली में बह गई, लोगों को ढूंढने से नहीं मिली है। लेकिन जाम से अभी तक तो जनता को मुक्ति मिली नहीं है। अब 25 साल की दीर्घकालिक योजना पर जो है सरकार कह रही है कि वो काम कर रही है, लेकिन पिछली जो दीर्घकालिक योजनाएं बनी थी वो क्यों धराशायी हुई, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। और निश्चित तौर पर जाम आज एक समस्या बन चुकी है। जो है तमाम जो सैलानी राजधानी देहरादून में आते हैं या अन्य लोग आते हैं, वो कहते हैं ये कैसी राजधानी है, क्योंकि जहां पर 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है वहां 2-2 घंटे जाम में लोग जो है फंस जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इससे हमारे स्कूली जाने वाले बच्चों को भी परेशानी होती है, मरीजों को परेशानी होती है, रोजमर्रा के ऑफिस जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। लेकिन अभी तक तो जाम से लोगों को मुक्ति मिली नहीं। देखते हैं भविष्य में अगर सरकार इस पर गंभीरता से काम करती है और जाम से मुक्ति। डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र की पूर्व सभासद अमित कुमार व रेणु अथक प्रयासों से डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला द्वारा स्वीकृत विधायक निधि से स्वीकृत योजना अब धरातल पर उतर रही है, जिस क्षेत्र की जनता को अब इन योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। बता दें, डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 केशवपुरी राजीव नगर में विधायक निधि से स्वीकृत 5 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क बनकर पूर्ण हो चुकी है, जिसका विधायक ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया गया। साथ ही डोईवाला के राजीव नगर में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन के वक्त बैठने की व्यवस्था नहीं थी, जिससे कि बच्चों को खुले आसमान के नीचे ही बैठाकर भोजन करना पड़ा था। वहीं विधायक निधि से 2,51,000 की लागत से बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए टीन शेड का निर्माण कराया गया। विधायक डोईवाला ने कहा कि डोईवाला क्षेत्र में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं और प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि माननीय विधायक जी विकास पुरुष, जिन्होंने अभी हमारे वार्ड में 2-3 रोडों का लोकार्पण किया है और हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय केशवपुरी में वहाँ पे मध्याह्न भोजन के लिए जो बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो मैं माननीय विधायक जी का भी हृदय से धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मध्याह्न भोजन बच्चों के बैठने के लिए टीन शेड का निर्माण कराया और आज उसका लोकार्पण हो गया। बहुत हर्ष की बात है और बहुत खुशी हो रही है कि माननीय विधायक जी ने ये कार्य करा के और समस्त उत्तराखंड में जो जन का जो पुकार है कि विकास कार्य चल रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी जितने विकास कार्यों में जो जनप्रतिनिधि लगे हुए, तो सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।
कुछ समय पहले यहाँ पे आया था विद्यालय में, मैंने देखा यहाँ पर मध्याह्न भोजन का जब समय था उस समय मैं पहुँचा था तो बच्चों को बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था, बहुत धूप है और बड़ी दिक्कत थी। बच्चे बड़े यहाँ पर बड़ी संख्या में, यहाँ पे 300 से अधिक बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो मैंने इससे हमें यहाँ पे टीचर्स का भी था, हमारे सभासद अमित जी उसमें यहाँ के वार्ड के सभासद थे, तो उनके उनका अनुरोध था कि सर यहाँ पर बनाया जाना चाहिए बच्चों के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसकी स्वीकृति की है और आज ये बहुत अच्छा ये यहाँ पर सेट करना है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं। उनको मध्याह्न भोजन का जो होता है उनके लिए एक अच्छा स्थान मिला है। इसके साथ साथ हमने अभी केशवपुरी में वार्ड नंबर 12 में वहाँ पर 3 सड़कों का जो गलियाँ हैं कॉलोनी के अंदर जाने के लिए वहाँ पर उनका भी लोकार्पण किया है। वहाँ पे क्षेत्र की जनता की कांग्रेस में से मांग थी कि यहाँ पर सड़क गलियाँ बननी चाहिए, वो काफ़ी क्षतिग्रस्त थी, तो उनका भी पूरा काम हुआ है। आज जो जनता को सौंपा है उसको, आज उसका भी हमने लोकार्पण किया। तो हमारा ये प्रयास है कि हमारे क्षेत्र के अंदर लगातार विकास के काम हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और विकास के कार्य हमेशा हम कर रहे हैं। और हमारी सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे सांसद जी के आशीर्वाद से हम सब लोग और हमारे सभासद, हम सब लोग जनप्रतिनिधि जो भी हैं, चाहे पंचायत के हों चाहे हमारे लोकल बॉडी के हों, हम सब लोग मिल करके अपनी विधानसभा चारधाम यात्रा में 12 दिन के भीतर 5.5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 19 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख पार हो चुका है। मौसम की चुनौतियों के बावजूद केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ है। वहीं केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल ने कहा कि सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने कई श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि काफी अच्छी व्यवस्था है और बहुत कम समय में बाबा केदार के दर्शन किया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। इस साल तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। जिस तरह की व्यवस्था को लगातार उन्होंने चुस्त दुरुस्त करने का काम किया, चाहे हमारा NH है, मोटर रोड है, चाहे पैदल मार्ग है जो आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था 31 जुलाई 2024 को, तो वो सब चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। ऊपर केदार धाम में भी सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। वहाँ पर टोकन सिस्टम से जिस तरह से यात्रा दर्शन किए जा रहे हैं, यात्री बहुत खुश हैं। हम लोग भी कईयों को मिले हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो दर्शन है वो बहुत ही चंद मिनटों में हमारे दर्शन हो गए थे। तो आपस में कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से लगता है लोगों को कि हम सबसे पहले मेरे दर्शन हो, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत अच्छी वहाँ पर हैं और किसी प्रकार के अगर व्यवस्थित तरीके से दर्शन करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबको आजकल जल्दी रहती है कि सबसे पहले मेरे दर्शन हो, ऐसे में थोड़ा सा हो सकता है 1 आध दिन व्यवधान रहा है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से कई बार मतलब लोगों के दर्शन हो रहे हैं। इस समय उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने पूरे स्वभाव पर है। बाहरी प्रदेशों से तीर्थ यात्री चारधाम की यात्रा करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। हरबटपुर से तीर्थ यात्रियों को आगे के लिए रवाना किया जा रहा है। आपको बता दें कि विकासनगर के कटा पत्थर चेक पोस्ट पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता के द्वारा जब जाकर कटा पत्थर चेक पोस्ट पर देखा गया तो तीर्थ यात्री काफी परेशान दिखाई गए और प्रशासन से काफी नाखुश नजर आए। उनका कहना है कि वे हरबटपुर से इस चेक पोस्ट पर पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि यहां पर उनके रहने और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तीर्थयात्रियों ने भारतीय सेना और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ की। थोड़ी गड़बड़ी है, प्रशासन की जो व्यवस्था होना चाहिए तीर्थयात्रियों के लिए वो व्यवस्था कहीं पे भी नहीं है। ऐसा नहीं है, कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंट्स की जो तैयारी होती है इनकी तैयारी में बहुत परेशानी आ रही है, समय पे काम हो नहीं रहा है, तो इसलिए परेशानियां हैं। बाकी तो डॉक्यूमेंट में क्या दिक्कत आपकी बताइए? डॉक्यूमेंट्स में क्या ऑनलाइन कभी चलता है, ऑनलाइन बंद हो जाता है, ऑफलाइन में आओ तो 100 200 500 की लाइन लग जाती है, तो वहाँ फिर वही समस्या आती है, वहाँ फिर ऑफलाइन भी नहीं हो रहा है। ऐसे करके 2-2 4-4 दिन यात्री यही परेशान हो रहे हैं। मेरा नाम शिवांग मुकाती है।
कहाँ से आए हो? मैं धार जिले से हूँ, खिलेड़ी गांव से, छोटे से। अभी कुछ दिन पहले पहलगाम अटैक देखने को मिल रहा है और आप यात्रा पे निकले हो, डर तो नहीं है मन में? थोड़ा सा तो डर तो था, बाकी एयरफोर्स के कारण हम अभी सुरक्षित हैं यहाँ पे। उसके बाद जो रशियन मिसाइल थी, रशियन एयर मतलब डिफेंस सिस्टम है, उसके कारण जो ड्रोन्स आए थे उससे हमें बचा गया। हम जैसे जैसलमेर से होके आए थे 2 दिन पहले, और उसके बाद वहाँ पे एयर ड्रोन अटैक होने चालू हो गए थे, तो उससे बहुत हमें मतलब लगा कि हाँ, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, वो अच्छी जगह में जा रहा है। अपने देश की सरकार पर कहने का मतलब पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। जो बजट निकालते हैं एयरफोर्स या डिफेंस सिस्टम पर, जो जैसे जीएसटी ले रहे हैं, बाकी वो सही जगह पे यूज़ हो रहा है। जीएसटी ले रहे हैं, जैसे जो भी टैक्सेस है वो सही जगह यूज़ हो रहे हैं, जो बजट है वो भी सही है। बस थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर भी अभी देखने को मिला है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा उसके बारे में जो उन्होंने करा रातों रात। जैसे पहले अपने बताया कि यहाँ पे एयर ब्लैकआउट होगा इंडिया में, कि कैसे होता है, कैसे नहीं, आपको क्या करना है, पर उसके पहले उसी रात वहाँ पे उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया। तो वो थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा हमें देखने को, कि यहाँ पे ब्लैकआउट के कारण वहाँ ब्लैकआउट कर दिया। कब तक पहुँच जाओगे यात्रा पर? हम यात्रा पे आज का थोड़ा सा था, आज पहुँच जाते, बाकी ये यहाँ पे चेक पोस्ट के कारण हमें डिले हो रहा है थोड़ा सा, और अभी भी वहाँ से जवाबी कार्रवाई नहीं आ रही है, तो उसके कारण लेट हो रहे हैं यहाँ पे हम। अब कल तक जाएंगे, अगर कल निकलेंगे तो 14 को दर्शन होंगे, तो फिर एक एक दिन डिले हो जाते जाएंगे। सिर्फ हमको 2-4 घंटे बाद तो वैसे भी हमको यहाँ से निकालने के, इसलिए हमारे साथ में महिला और बच्चे वगैरह सब परेशान हो रहे थे। हम यही चाहते हैं कि हमारी गाड़ियाँ यहाँ से छोड़ दी जाए, आगे कहीं भी हम धर्मशाला वगैरह लेके हमारे को व्यवस्थित में, हमको ठेठ स्थान पर नहीं भी पहुँचे तो रास्ते में हम कहीं भी रुक जाएंगे। पर अभी धूप में हम 4-6 घंटे से खड़े, हमारी कोई वहाँ कागज वगैरह कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पहुँच गए थे आप लोग यहाँ? और हम यहाँ करीब 10-11 बजे पहुँच गए थे, 10 बजे। तो यहाँ पे खाने पीने की, रहने की कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ। चौहान है और हम लोग एमपी से आए हैं। यात्रा के लिए निकले हो, कैसा लग रहा है? यात्रा के लिए निकले हैं, अच्छा लग रहा है, पर ट्रैफिक के कारण मतलब कुछ पुलिस मतलब चौकियों के कारण हम काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन लोगों का कहना है, हमारा रजिस्ट्रेशन एक्चुअली 13 तारीख का था और हम लोग आज 12 को यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, तो उनका ऐसा कहना है कि आपको यहाँ से 13 को ही मतलब एग्जिट करना होगा। तो अगर हम यहाँ से 13 को एग्जिट करते हैं तो वहाँ हम फिर 14 को पहुँचेंगे, और अगर इन केस वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन तो 13 का था और आप 14 को आए हो, तो फिर वहाँ पर भी हमको दिक्कतें आ सकती है। तो इस केस में मैं चाहती हूँ कि हमें कुछ हेल्प देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस फेज़ को अभी फेस कर रहे हैं, यहाँ पे हमको कोई इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि यहाँ हम रह सके या कुछ कर भी सके। तो मेरा यही कहना होगा कि अगर कुछ हो सके तो बिल्कुल हम आपकी हेल्प चाहते हैं। सीमा राजपूत। कहाँ से आए हो? एमपी से। कैसा लग रहा है यात्रा पे निकले हो? अच्छा लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले पहलगाम अटैक भी देखा गया है। हाँ। कोई डर तो नहीं है मन में किसी प्रकार का? बिल्कुल डर नहीं। कितनी खुशी देखने को मिल रही है? बहुत खुशी। साथ में कितने लोग हैं? रामनगर के ग्राम रिकुली में के समीप स्थित कोसी नदी में डूबकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि देहघाट निवासी 45 वर्षीय से खीम सिंह अपने परिजनों के साथ ग्राम रिकुली में अपने रिश्तेदारी में आया था। बताया जाता है कि खीम सिंह अपने परिजनों के साथ कोसी नदी में नहाने गए थे। बताया जाता है कि इसी बीच उनका बेटा नहाने के दौरान जैसे ही पानी में बहने लगा और बेटे की चीख पुकार सुनकर खीम सिंह अपने बेटे को बचाने के लिए नदी में कूद गया। खीम सिंह ने बेटे को तो डूबने से बचा लिया, लेकिन खुद पानी के गहरे बहाव में बह गए। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने नदी में डूबे खीम सिंह का शव बरामद किया। कल कोसी नदी में डिगली में नहाते समय एक व्यक्ति खीम सिंह पुत्र दीवान नाम उम्र 45 साल की मौत हो गई है, जिसका शव एसडीआरएफ की मदद से आज सुबह बरामद किया गया है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।